हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पादप शारीरिकी, जिसे इंग्लिश में हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। इस चैप्टर में से नीट एग्जाम के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ के आ जाती है। तो एनसीईआरटी की लाइन जब हम खुद पढ़ते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है इसकी लाइंस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वहाँ पर यूज़ में लिए गए हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्लासरूम में इसे अच्छे से समझेंगे और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर इसका देखो, ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में लास्ट के जो टॉपिक हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझने आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पहली क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो शुरुआत करते हैं प्लांट एनाटॉमी से। प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना। पादप की आंतरिक संरचनाओं में जो कोशिकाएं हैं और जो ऊतक हैं उनकी व्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या है? प्लांट एनाटॉमी है। प्लांट एनाटॉमी के जनक कौन है? प्लांट एनाटॉमी के जनक हैं ग्रू। कौन है? ग्रू। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? ग्रू। और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जो कि कैथेरिस इसाऊ ने लिखी है। इस पे एक बुक लिखी गई है जो कि किसने लिखी है? कैथेरिस इसाऊ ने लिखी है और उस बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको मॉड्यूल से बताई है, लेकिन यहाँ पर इसकी आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन के लिए कुछ हमें बेसिक से शुरुआत से इसको देखना होगा, तब जाके हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। तो टर्म इसकी ऐसी है, टर्म्स को इसको टर्म समझना बहुत ज़रूरी है और बेसिकली इसकी जो आंतरिक संरचनाएं हैं उनको देखना ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके जनक कौन है? ग्रू, राइट। और कैथेरिस इसाऊ, ये आप लिख लो, ठीक है। कैथेरिस इसाऊ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है जो कि एनसाइक्लोपीडिया के जैसी है, बहुत बड़ी बुक है ये। और इस बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। अब हम शुरुआत करते हैं प्लांट एनाटॉमी से। देखो, प्लांट एनाटॉमी में शुरुआत करते हैं जब सीड का निर्माण होता है। और सीड का निर्माण कैसे होता है? बीज का निर्माण कैसे होता है? देखो, हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, इनका संलयन होता है। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज के अंदर विभाजन की क्षमता होती है। इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है और यह विभाजनशील कोशिका होती है। ये कैसी होती है? विभाजनशील कोशिका। जैसे ही युग्मनज बनता है ये लगातार विभाजन करना शुरू कर देता है। इसमें लगातार विभाजन की कोशिकाएं, विभाजनशील कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं और यह लगातार विभाजनशील बनती हुई जो कोशिकाएं होती हैं यह भ्रूण में उपस्थित होती है। ये किस में उपस्थित है? भ्रूण में। तो भ्रूण में जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं कैसी हैं? अविभेदनशील कोशिकाएं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? अविभेदनशील कोशिकाएं। अविभेदन और विभेदन का मतलब क्या है? विभेदन और अविभेदन का मतलब है कि ऐसी कोशिकाएं जो कि लगातार विभाजन कर रही है लेकिन उनकी कार्य और संरचना विशिष्ट नहीं है, ठीक है। ये जिसका अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि उसको क्या कार्य करना है और उसको कौन सी संरचना बनानी है, तो उसे हम बोलते हैं अविभेदनशील कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य एवं संरचनाएं, उसकी कार्य एवं संरचना विशिष्ट हो जाता है कि अब इसे ये कार्य करना है और इसे अब ये संरचना बनानी है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? विभेदनशील कोशिकाएं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हैं,
अभी हम क्या हैं, छात्र हैं। तो अभी हमारा पता नहीं है कि हम आगे जाके भविष्य में क्या बनने वाले हैं, हम टीचर बनने वाले हैं या हम इंजीनियर बनने वाले हैं या हम डॉक्टर बनने वाले हैं। तो अभी हमारा कार्य निश्चित नहीं हुआ है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हमारा कार्य निश्चित नहीं हुआ। तो जब हमारा कार्य निश्चित नहीं हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, अविभेदनशील कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाओं को इंग्लिश में कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इनको कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इंग्लिश भी हमें पता होनी चाहिए हिंदी के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भ्रूण बन जाता है और इस भ्रूण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम प्राक भ्रूण कोशिकाएं भी बोलते हैं, या इसे हम प्राक विभजोतक कोशिकाएं भी कहते हैं। प्राक विभजोतक कोशिकाएं, ये कौन सी कोशिकाएं, जो लगातार सक्रिय रूप से विभाजन करती है, ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि शुरुआत में यहाँ पर युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनेगा, और जब युग्मनज बनता है तो इस युग्मनज के अंदर विभाजन की क्षमता होती है, जिससे कि विभाजनशील कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण के अंदर सारी कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदनशील कोशिकाएं हैं। अब इसी भ्रूण का जैसे जैसे आगे विकास होगा तो इसमें कुछ कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए एवं संरचना के लिए स्थायी हो जाती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं को बोल दिया गया है कि अब विभाजन करना बंद कर दो और एक विशिष्ट कार्य करो। विभाजन करना बंद कर दो और एक विशिष्ट कार्य करो। तो उन कोशिकाओं में विभाजन बंद हो जाएगा और वो कोशिकाएं किस में परिवर्तित हो जाएंगी, स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जो कि अभी भी लगातार विभाजन कर रही है, उन कोशिकाओं को कहा जाएगा विभजोतक कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं, जिनकी विभाजन रुक जाती है और जो विशिष्ट कार्य के लिए, संरचना के लिए स्थायी हो जाती है और विशिष्ट कार्य करना शुरू कर देती है, तो ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है स्थायी कोशिकाएं। स्थायी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। यह कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं। विभेदित का मतलब कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए और विशिष्ट संरचना के लिए व्यवस्थित हो जाती हैं। तो यह कोशिकाएं विशिष्ट संरचना एवं कार्य के लिए सीमित हो जाती है। ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्थायी कोशिकाएं। इसी के साथ साथ यही जो विभाजनशील कोशिकाएं थी, ये विभाजनशील कोशिकाएं शीर्ष भागों में चली जाती। जैसे ये शीर्ष भागों में ये कोशिकाएं चली जाती हैं, और जब शीर्ष भागों में ये चली जाती हैं और लगातार विभाजन करती हैं, इनके विभाजन का उद्देश्य होता है कि कोशिका या फिर ये पादप की वृद्धि करे, पादप का विकास करे, पादप की लंबाई में वृद्धि करे, ठीक है। पादप की लंबाई में वृद्धि हो, पादप का विकास हो, पादप की मोटाई में, चौड़ाई में वृद्धि हो, इन कोशिकाओं का ये कार्य होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, विभजोतक कोशिकाएं। और यह विभजोतक कोशिकाएं पौधे के या पादप के शीर्ष भागों में जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं। इस तरह से हमें ये पता है कि जब बीज का अंकुरण होता है तो प्ररोह बनता है, मूल बनता है।
मूलांकुर बनता है, प्रांकुर बनता है। तो मूलांकुर भाग में और प्रांकुर भाग में विभजोतक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं यह प्ररोह वाले भाग में और मूल वाले भाग में दोनों में उपस्थित होती है। जब ऊपर की तरफ उपस्थित होगी तो हम इसे क्या कहेंगे? प्ररोह शीर्ष। इसे हम क्या कहेंगे? प्ररोह शीर्ष। प्ररोह शीर्ष भाग में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं जो कि लगातार क्या कर रही है? विभाजन कर रही है। प्ररोह शीर्ष में जो कोशिकाएं उपस्थित हैं वो कौन सी है? विभजोतक कोशिकाएं। यही विभजोतक कोशिकाएं जो कहाँ से आई हैं? इस भ्रूण से आई हैं। इस भ्रूण से आने वाली यह विभजोतक कोशिकाएं प्ररोह भाग में जाकर सीमित हो जाती है, विशिष्ट क्षेत्रों में चली जाती हैं और लगातार सक्रिय रूप से विभाजन करती हैं। उसी प्रकार से यह कोशिकाएं मूल भाग में आ जाती हैं, मूल शीर्ष वाले भाग में आ जाती है और मूल शीर्ष वाले भाग में आकर भी ये क्या करना शुरू कर देती है? विभाजन करना शुरू कर देती है। इसके अतिरिक्त जो ये विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं, यह विभाजनशील कोशिकाएं बीच बीच में भी जो आपके पौधा होता है या फिर ये जो इस प्रकार से भ्रूण से पौधे का निर्माण हो रहा है, तो शुरुआती पादप काय जो बनता है, शुरुआत का जो पादप काय होता है, उस पादप काय के बीच बीच में भी विभजोतक कोशिकाएं धसी हुई होती हैं। तो जैसे यहाँ पर विभजोतक कोशिकाएं धसी हुई है, यहाँ पर विभजोतक कोशिकाएं इस प्रकार से धसी हुई है। तो यहाँ पर कई विशिष्ट क्षेत्रों पर विभजोतक कोशिकाएं बीच बीच में धसी होती है और इन धसी हुई कोशिकाओं को अंतर्वेशी विभजोतक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है अंतर्वेशी विभजोतक। अंतर्वेशी विभजोतक। अंतर्वेशी विभजोतक कहाँ उपस्थित होता है? यहाँ स्थायी कोशिकाओं के, जो ये स्थायी कोशिकाएं हैं, स्थायी कोशिकाओं का समूह है, इसके बीच बीच में अंतर्वेशी कोशिकाएं धसी हुई हैं। तो आप देख रहे हो कि जब इस भ्रूण से शुरुआती पादप काय का निर्माण हो रहा है, तो शुरुआती पादप काय का निर्माण विभजोतक कोशिकाओं से हो रहा है। ये जो विभजोतक कोशिकाएं हैं ये लगातार विभाजन करती हैं और इन्हें कहा जाता है अविभेदनशील कोशिकाएं। ये विभजोतक कोशिकाएं शीर्ष भागों में चली जाती है और शीर्ष भागों में जाकर मूल शीर्ष एवं प्ररोह शीर्ष का निर्माण करती है। और शीर्ष भागों से ही पौधे की वृद्धि होती है। हमको पता है कि शीर्ष भागों से ही पौधे की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हमेशा शीर्ष भागों में ही आपको यह विभजोतक कोशिकाएं ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ विभजोतक कोशिकाएं बीच बीच में अंदर जाकर भी धंस जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्वेशी विभजोतक कोशिकाएं। और यहाँ पर जो कोशिकाएं बिल्कुल बीच में आ गई, जो कि लगातार केंद्र की तरफ इकट्ठी होती जा रही है और स्थायी होती जा रही है, इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? स्थायी कोशिकाएं। और इस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? स्थायी ऊतक। तो हमने ये तो देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि चल रही है। अब हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की कोशिकाएं पादप के अंदर व्यवस्थित हो जाती है तो पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। ये पादप है, ये पादप है, तो इस पादप की लंबाई में वृद्धि हो रही है। इस पादप की लंबाई में वृद्धि हो रही है और इसके मूल भाग में, इसके मूल शीर्ष में भी कौन सी उपस्थित है? इसके मूल शीर्ष में भी उपस्थित है विभजोतक कोशिकाएं, यहाँ पर भी उपस्थित है और इसके प्ररोह भाग में भी उपस्थित है। जो इसके प्ररोह भाग हैं, जो इसके ऊपर के प्ररोह शीर्ष हैं, वहाँ पर भी क्या उपस्थित है? वहाँ पर भी यह विभजोतक कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो ये तो हुई पौधे की प्राथमिक वृद्धि। इस प्राथमिक वृद्धि में विभजोतक कोशिकाएं पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रही है। पौधे की लंबाई में वृद्धि हो रही है और जब पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, हमें पता है मूलांकुर बनता है, प्रांकुर बनता है। मूलांकुर नीचे जाकर मूल बना देता है और मूल मिट्टी में जाके फैल जाती है और प्ररोह ऊपर की तरफ आकर तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो तने की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? विभजोतक कोशिकाएं।
ठीक है। और नीचे जड़ों को फैलाने के लिए, जड़ों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? मूल शीर्ष की विभजोतक कोशिकाएं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर यदि इसका काट काट के देखा जाए, ये तो इसकी प्राथमिक वृद्धि हुई है जिसमें इसकी लंबाई में वृद्धि की जा रही है। और कौन कौन सी कोशिकाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर पौधे की आंतरिक संरचनाओं का निर्माण कर रही है, पौधे की आंतरिक संरचनाओं में वृद्धि कर रही है। तो दो प्रकार के यहाँ पर कोशिकाएं हैं, एक स्थायी और दूसरी मैंने कौन सी बताई है? विभजोतक। यहाँ तक क्लियर है? स्थायी कोशिका और विभजोतक कोशिका। स्थायी कोशिका और विभजोतक कोशिका यह पौधे की संरचना का निर्माण कर रही है और पौधे में वृद्धि कर रही है। पौधे की संरचनाओं का निर्माण कौन कर रही है? स्थायी कोशिकाएं, जो कि कैसी है? विभेदनशील है। और पौधे में वृद्धि कौन कर रही है? विभजोतक कोशिकाएं, जो कि कौन सी है? अविभेदनशील है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? बोले यहाँ तक क्लियर है? यस, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस पौधे का काट काट के देखो, इसका हमने काट दिया, यहाँ से इसका अनुप्रस्थ काट हमने काटा। जैसे ये पौधा है, आप ये मान के चलो, मान लो ये पौधा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर बीच में से इसके तने को काटा और इस तने को काट के आपको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। जब इस प्रकार से दिखाएंगे तो ये कैसे दिखाई देगी आपको? ठीक है, ये कैसे दिखाई देगी? तो आप देखिए, जब इसका अनुप्रस्थ हम काटेंगे तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी? इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई देगी एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई देगी एपिडर्मिस। ध्यान से देखना, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिचर्म। अभी मैं शुरुआत में ही आपको सारी संरचनाओं के बारे में बता रही हूं। सबसे बाहर की तरफ होती है अधिचर्म। अधिचर्म के नीचे होता है अधश्चर्म। अधिचर्म के नीचे है अधश्चर्म। अधश्चर्म के नीचे उपस्थित है वल्कुट। अधश्चर्म, इसके नीचे उपस्थित है वल्कुट। सबसे अंदर है पेरिडर्म। सबसे अंदर की तरफ उपस्थित होती है पेरिडर्म, जिसको हम परिरंभ भी बोलते हैं। पेरीसाइकल। और फिर इसके ऊपर उपस्थित है एंडोडर्मिस। देखिए, ये इस प्रकार की संरचना पादप काय में बनती है। शुरुआती पादप काय में आपको निम्न संरचनाएं दिखाई देंगी। उसमें सबसे बाहर वाली संरचना है, इसे कहा जाता है अधिचर्म। अधिचर्म को हम कहते हैं एपिडर्मिस। अधिचर्म को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। अधिचर्म के नीचे होती है अधश्चर्म, इसे हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे होता है वल्कुट। वल्कुट को कहा जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे होगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस को हम कहेंगे अंतश्चर्म। अंतश्चर्म के अंदर की तरफ उपस्थित है
परिरंभ जिसे पेरीसाइकिल कहा जाता है, पेरीसाइकिल। तो आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाली अधिचर्म, उसके नीचे अधश्चर्म जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है, इसके नीचे थर्ड नंबर पे वल्कुट, फिर चौथे नंबर पे एंडोडर्मिस, फिर पांचवें नंबर पे पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के यहाँ पर अंदर उपस्थित है ये वैस्कुलर बंडल जिन्हें संवहन पूल कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है संवहन पूल, संवहन पूल। संवहन पूल को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। और बीच में उपस्थित होती है पित्त, ये पित्त है, बीच में उपस्थित है पित्त। और यहां पर इस प्रकार से ये ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें कहा जाता है मेडुलरी रेज, इन्हें कहा जाता है मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज कहा जाता है। अब ये निम्न संरचनाएं देखने को मिलती है जब इसकी आंतरिक संरचनाएं हम देखेंगे इसका अनुप्रस्थ काटकर। सबसे पहले आप देख लो, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ क्या होगी, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में हाइपोडर्मिस, फिर इसके बाद में कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल, और ये तो आपको पता है। और वैस्कुलर बंडल के अंदर भी यहाँ पर उपस्थित होती है एधा, यहाँ पर उपस्थित होती है एधा, ये एधा। ठीक है, ये एधा होती है। और ये एधा क्योंकि संवहन बंडल में, संवहन पूल में उपस्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है संवहन एधा, संवहन एधा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, संवहन एधा। और यहाँ पर संवहन पूल में क्या उपस्थित है, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर शुरुआती कोशिकाओं, शुरुआती पादप काय का जब निर्माण होता है और शुरुआती अवस्था में जब पादप की लंबाई में वृद्धि होती है तो पादप में ये संरचनाएं उपस्थित होती है। कौन कौन सी, अधिचर्म, अधश्चर्म, वल्कुट और अंतश्चर्म, परिरंभ, संवहन पूल, पित्त और मेडुलरी रे। ये सारी संरचनाएं शुरुआती विभजोतक कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है। ये सारी जो संरचनाएं मैं बता रही हूँ आपको, ये सारी की सारी संरचनाएं किसके द्वारा बनाई जा रही है, शुरुआती विभजोतक कोशिकाएं, जो कि कहाँ पर उपस्थित है, प्ररोह भाग में उपस्थित है और मूल के शीर्ष भाग में उपस्थित है। जो शीर्ष भाग में उपस्थित है उन विभजोतक कोशिकाओं के द्वारा ये निम्न संरचनाएं बनाई जाती हैं। अब आप देखिए कि जब पौधा वृद्धि करता है तो केवल लंबाई में ही वृद्धि तो नहीं करता, जैसे आप देखते हो बरगद को, पीपल को। तो ऐसे पादप जो कि बहुवर्षीय पादप है, इनके अंदर आप देखते हो कि चौड़ाई में भी वृद्धि देखी जाती है। और जब इनकी चौड़ाई में, इनकी मोटाई में वृद्धि होती है तो ये इसकी द्वितीयक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि। तो जब इनके मोटाई में वृद्धि होती है, तो कौन कौन सी नई संरचनाएं वहां पे बनती है और वहां पर कौन सी विभजोतक कोशिकाएं उपस्थित होती है, वो भी आप देखिए। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रारंभिक अवस्था में ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब जब पादप के मोटाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो आपको कौन सी संरचनाएं देखने को मिलेगी। देखिए ध्यान से, जब मोटाई में वृद्धि होती है जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है और इस पौधे के मोटाई में वृद्धि हो रही है। अभी तक तो केवल लंबाई में वृद्धि हो रही थी, अभी तक तो सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब आपने देखा कि पौधे के लंबाई में वृद्धि के साथ साथ
इसके चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। ये इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई में भी वृद्धि कर रहा है। ये देखो आप, इस तरह से पौधा क्या कर रहा है, अपने मोटाई में वृद्धि कर रहा है। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? इसमें द्वितीयक वृद्धि हो रही है। ये तो आपने देखी प्राथमिक वृद्धि, ये आपने कौन सी देखी? ये प्राथमिक वृद्धि है। अब जब इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है, इसमें मोटाई में वृद्धि होती है, तो आपको कौन कौन सी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है? शुरुआत में क्या आ जाएगा? इसी प्रकार से शुरुआत में क्या आएगा? सबसे पहले एपिडर्मिस। सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या होता है? एपिडर्मिस। ये डायग्राम में यहीं पे बना रही हूँ ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। हालांकि जगह कम है, लेकिन फिर भी आप समझना, डायग्राम यहीं बनाना जरूरी है। ठीक है, यहीं बनाऊंगी तभी तो आपको समझ में आएगा ये, तो इसलिए इस डायग्राम को मैं यहीं बना रही हूँ। जब पौधे के मोटाई में वृद्धि होती है, जब पौधे के मोटाई में वृद्धि होती है तो इसको मोटा कर देते हैं। ये हमने इसको मोटा कर दिया। तो अब इसके मोटाई में वृद्धि हो रही है, तब इसमें कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है? सबसे बाहर की तरफ अधिश्चर्म, अंदर की तरफ अंतश्चर्म, फिर क्या आता है? वल्कुट, ये वल्कुट बना दिया। वल्कुट के बाद क्या आता है? देख के बताओ, वल्कुट के बाद क्या आता है? यस, वल्कुट के बाद क्या आता है? एंडोडर्मिस। वल्कुट के बाद में एंडोडर्मिस बनाया ना मैंने, एंडोडर्मिस। इसके बाद क्या आएगा? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कौन से कलर से बनाया है? पेरीसाइकल पिंक कलर से, ये पेरीसाइकल। और ये वेस्कुलर बंडल जो कि मैंने येलो कलर से बनाया है। और बीच में पिथ। ठीक है, और ये इसकी मेडुलरी रेज। ये देखो आप, अब जब पौधे में मोटाई में वृद्धि हो रही है तो कौन सी नई संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो बताने के लिए यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया। अब इसमें आप देखिए, सबसे ऊपर वाली अधिश्चर्म है और फिर उसके नीचे अधश्चर्म है। यहाँ पर एक नई कैम्बियम या एधा देखने को मिलती है और उस एधा का नाम है काग एधा, कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम बनती है। कॉर्क कैम्बियम यहीं पर जो बीच बीच में अंतर्वेशी विभजोतक उपस्थित था, उसी से यहाँ पर जो यहाँ पर कोशिकाएं थी, इसके बीच में वल्कुट, ये वल्कुट है, और वल्कुट और हाइपोडर्म के बीच में कुछ कोशिकाएं यहाँ पर विभाजन करना शुरू कर देती हैं और यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है? कॉर्क कैम्बियम का। और कॉर्क कैम्बियम को कहा जाता है काग एधा, इसे कहा जाता है काग एधा। तो ये काग एधा, ये जो काग एधा होती है, इस काग एधा की कोशिकाओं में विभाजन होता है और यहाँ विभाजन इस प्रकार से होता है, ये केंद्र से परिधि की ओर और परिधि से केंद्र की ओर। ये इधर भी वृद्धि करती है और इधर भी वृद्धि करती है। ये इधर भी वृद्धि करेगी केंद्र से परिधि की ओर और केंद्र से या फिर परिधि से अंदर की ओर, दोनों दिशाओं में वृद्धि होती है, जिससे कि
जिससे कि पौधे की चौड़ाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनना या विभजोतक कोशिकाएं आ जाती हैं, और इन विशिष्ट प्रकार की विभजोतक कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम या कार्क एधा। इसे हम क्या कहेंगे, कार्क एधा। तो एक नई परत आपको दिखाई दे रही है जो कि चौड़ाई में वृद्धि कर रही है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और कैम्बियम बनना शुरू हो जाती है। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर संवहन बंडलों के अंदर, संवहन पूल के अंदर, यहाँ पे संवहन पूल के अंदर संवहनी एधा थी। कौन सी एधा थी, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अतिरिक्त यहाँ पर और कैम्बियम बनना शुरू हो जाती है, और इस कैम्बियम को कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रा और दूसरी होती है इंटर। इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर का मतलब बिटवीन, और इंट्रा का मतलब अंदर। इंट्रा का मतलब अंदर, विद इन। इंटर का मतलब बिटवीन, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर एक नया संवहन, इन संवहन पूल के मध्य एक नई एधा बनना शुरू होती है, जिसे कहा जाता है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। हिंदी में अंतःपूलीय एधा। और जो वेस्कुलर बंडल के बीच में रहेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के बीच में रहती है, जो यहाँ पे रहती है, ये संवहन पूल, इसे कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर। इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर। तो आप देख रहे हो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये पहले ही बन जाती है, और बाद में कौन सी बनती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जिसे कि हम बोलते हैं अंतःपूलीय एधा और अंतरापूलीय एधा। क्लियर हुआ? तो एक बार इसे फिर दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, इसको शुरुआत से देखते हैं कि किस प्रकार से पौधे के आंतरिक भागों का निर्माण होता है और कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। देखिए शुरुआत में पहले नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज की सारी कोशिकाएं विभाजन करती हैं। विभाजनशील कोशिकाएं शीर्ष में चली जाती हैं, और जब ये शीर्ष में जाती है तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करती हैं, और कुछ कोशिकाएं बीच बीच में धसी होती है, इन्हें अंतर्वेशी विभजोतक कहा जाता है। और यहाँ अंतर्वेशी विभजोतक स्थायी कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित होता है। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती, जो विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी हो जाती है, जो विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, इन्हें कहा जाता है स्थायी कोशिकाएं। ये परमानेंट हो जाती है और ये विशिष्ट संरचना एवं कार्य के लिए सीमित हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि शुरुआती अवस्था में जो पादप काय बनता है, शुरुआती अवस्था में जो पादप का शरीर बनता है, उसमें निम्न संरचनाएं होती है। कौन कौन सी होती है? अधिष्टम, अधश्चम, वल्कुट, अंतःश्चम, परिरंभ एवं संवहन पुल। और इनके बीच में यहाँ पर जो एधा उपस्थित है, जहाँ पर विभाजनशील कोशिकाएं उपस्थित होती है, वो कहाँ पर है? इन संवहन पुलों के मध्य है। संवहन पुलों के मध्य उपस्थित है संवहन पुल एधा। संवहन पुलों के मध्य क्या उपस्थित है? संवहन पुल एधा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये संवहन पुल एधा। और यही एधा यहाँ पे क्या करती है? यही एधा विभाजन करती है, विभजोतक प्रकार की होती है, और विभजोतक प्रकार की होकर यही कोशिकाएं यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। आगे हम देखें, जब पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है, अभी तक तो लंबाई में वृद्धि हो रही थी, अब जब चौड़ाई में वृद्धि होती है तो दो नई प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं। एक तो कॉर्क कैम्बियम, काक एधा। एधा जहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कि विभाजनशील है, विभजोतक है। एधा वो कोशिकाएं होती हैं जहाँ पर कोशिकाएं विभाजनशील होती है, विभजोतक प्रकार की होती है, जहाँ से वृद्धि होती है, विभाजन होता है, तो उन कोशिकाओं को बोलते हैं एधा। इसे हम कैम्बियम बोलते हैं। तो यहाँ पर है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम किस किस के बीच में बनती है?
अधर चर्म एवं कॉर्टेक्स के बीच में, अधर चर्म एवं कॉर्टेक्स के बीच में बनती है कॉर्क कैम्बियम, और यही कॉर्क कैम्बियम पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करवाती है। और यहाँ पर सेंटर में एक और कैम्बियम बनता है जिसे कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये संरचना यहाँ पे बन रही है और आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और कौन सी कोशिकाएं द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये पूरा डायग्राम आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लीजिए। फिर उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर विभजोतक कोशिकाओं से, देखेंगे पादप कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, तो इसको आप बना लो पहले। तो आपने ये लिख लिया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि पादप ऊतक की क्या परिभाषा होती है। वैसे तो इसके बारे में नागेली ने भी बताया है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ऊतक की क्या परिभाषा होती है। देखिए, ऊतक में जो कोशिकाएं आती हैं यह संरचनात्मक रूप से समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि यह उत्पत्ति एवं कार्य में समान होनी चाहिए। ये आपको ध्यान होना जरूरी है कि जो भी पादप कोशिकाएं हैं यह उत्पत्ति एवं कार्य में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि कार्य एवं उद्भव में समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पादप ऊतक शुरू करने जा रहे हैं और ऊतक की परिभाषा लिखेंगे। ये मैंने आपको शुरुआती चीज़ें बताई हैं और अभी ये आपके काम आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर पादप ऊतक को आपको बता रही हूँ। इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। देखिए, पादप ऊतक की परिभाषा तो आपको आती है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह जो कार्य एवं उद्भव, ये हमारी एनसीईआरटी का शब्द है, या उत्पत्ति में समान हो। दो प्रकार के पादप ऊतक हमको देखने को मिलते हैं। एक है स्थायी ऊतक और दूसरा है विभजोतक। स्थायी ऊतक और विभजोतक। विभजोतक ऊतक इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि लगातार विभाजन करती है। और दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक, जो स्थायी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम देखेंगे विभजोतक। देखिए, विभजोतक को इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह। इसे हम क्या कहेंगे? विभजोतक कहेंगे। ये नाम कहाँ से आया है? ये नाम आया है मेरिस्टोस से। मेरिस्टोस का मतलब है जो कि लगातार क्या करे? डिवीजन करे, विभाजन करे। उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टोस या फिर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये लगातार विभाजन करती हैं, लगातार विभाजन करती हैं, और यह कोशिकाएं अविभेदनशील होती हैं। कैसी होती हैं? अविभेदनशील होती हैं। लगातार विभाजन करती है, इसका मतलब जो मैंने आपको विभाजन की प्रावस्थाएं बताई थी, G1, S, G2, ये सारी प्रावस्थाएं इसमें एक के बाद एक ये क्रम चलता रहता है और लगातार ये विभाजन करती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये किस में आएगी? G1 में आएगी, फिर S में आएगी, फिर G2 में आएगी, फिर M में आएगी, फिर दोबारा विभाजन करके ये वापस G में आ जाएगी, फिर वापस किस में आ जाएगी? तो ये जो क्रम है G1, S, G2 और M,
ये क्रम इसमें लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विभाजनशील कोशिकाएं। और यही विभाजनशील कोशिकाएं कैसी होती है, अविभेदनशील होती है, किसी कार्य के लिए या किसी संरचना में यह विभेदित नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं अविभेदनशील कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और यह कोशिकाएं छोटी छोटी और सघन होती है, इस प्रकार से बहुत पास पास उपस्थित होती हैं, बहुत पास पास ये उपस्थित होती हैं और इनकी यह सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, सीमित क्षेत्रों में ही यह पाई जाती है। तो हमारी एनसीईआरटी की ये लाइन है जो कि विभज्योतक ऊतक के लिए लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि यह सक्रिय विभाजन करती हैं एवं विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं। विशिष्ट क्षेत्रों तक ही ये क्या रहती है, सीमित रहती है। मतलब विशिष्ट ही क्षेत्रों में पाई जाएगी। और कौन कौन से विशिष्ट क्षेत्रों में ये पाई जाती है, मैंने आपको बताया था कि यह पौधे के ज़्यादातर शीर्ष भागों में पाई जाती हैं। और अभी मैंने आपको द्वितीयक वृद्धि में भी बताया कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। तो यह कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करती है एवं विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। कोशिकाएं बहुत पास पास उपस्थित होती हैं, सघन उपस्थित होती हैं, तो यह कोशिकाएं पास पास उपस्थित होती हैं एवं जब पास पास उपस्थित होंगी, क्या इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश होगा, ये बिल्कुल पास पास है, तो क्या इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश होगा। अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब दो कोशिकाओं के बीच की जगह, तो इनमें आपको कोशिकाओं के बीच दिखाई देगी, जो जगह है वो दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत पास पास हैं। तो यह कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है, उसे मैंने साधारण शब्दों में लिख दिया, पास पास उपस्थित होती हैं, सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं एवं इनमें अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित है। अंतरकोशिकीय स्थान इनमें क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कम, लेकिन इनका केंद्रक बड़ा होता है। इनका केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा होगा क्या इनका, इनमें कोशिका द्रव्य, अब मैंने आपको बताया था मैंने आपको सेल डिवीजन में बताया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में, केपीआई के बारे में। कोशिका कब विभाजन करती है, जब केंद्रक का कोशिका द्रव्य पे या कोशिका पर नियंत्रण नहीं होता। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य कम होगा या ज़्यादा, यहाँ पे कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है और जो केंद्रक होता है उसका नियंत्रण होता है। और कोशिकाएं क्योंकि लगातार विभाजन कर रही है, तो हमको ये लिखना है कि कोशिका द्रव्य यहाँ पे क्या होगा, और एवं कोशिका में कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि कोशिका लगातार विभाजन कर रही है, उसको भोजन चाहिए, ठीक है, उसको ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पे भोजन की खपत भी ज़्यादा होगी, ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इस प्रकार की कोशिकाओं में, इन प्रकार की कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। G0 अवस्था इसमें नहीं होती, इन कोशिकाओं में लिख दो, इसमें G0 अवस्था अनुपस्थित होती है, इनमें G0 अवस्था अनुपस्थित होती है। तो इतना कोई वो नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो इनके बारे में। ठीक है, बात करें कोशिका भित्ति की, तो इसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली होती है और द्वितीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।
ये मैं बता चुकी हूँ आपको कोशिका विभाजन में ही। कोशिका का जो चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने कोशिका भित्ति में बता दिया था कि जो विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं, जो विभजोतक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो लिख लो कि इन कोशिकाओं में प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली, एवं द्वितीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित। द्वितीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित। ठीक है, तो ये तो थी सारी विशेषताएं विभजोतक ऊतक की, और एक साधारण शब्दों में, बहुत कम शब्दों में समझा जाए। ये सारी चीज़ें आपको अगर नोट्स बनाना है तो लिख लो, लेकिन इतना काफ़ी है, आप इतना जान लो कि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विभजोतक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसी होती है, अविभेदनशील कोशिकाएं। ये दो शब्द इसके लिए काफ़ी हैं। स्थायी ऊतक की बात करें तो ऐसी कोशिकाएं जो कि विभाजन नहीं करती, विभाजन इनमें ये कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी हो जाती हैं एवं विभाजन नहीं करती, विभाजन नहीं करती। और ये कैसी होती है, विभेदनशील। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, विभेदनशील। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कैसी होती हैं, विभेदनशील होती है। ठीक है, तो ये नॉलेज जो आपको बताई गई है इसको फटाफट से लिख लो। ऊतक की परिभाषा क्या होती है और ऊतक कितने प्रकार का होता है, पादप में विभजोतक और स्थायी ऊतक। इतना आप नोट करिए, फिर इसके बारे में हम देखेंगे कि प्राक विभजोतक क्या होता है, प्राथमिक विभजोतक क्या होता है, द्वितीयक विभजोतक क्या होता है और इनमें किस प्रकार से विभेदन और अविभेदन होता है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इस जगह पे मैंने बताया था, यह आपने लिख लिया, पहले आप लिख लो, ये इसको यहाँ तक लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करूँगी। वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। लिख लिया आपने, चलिए मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भ्रूण कोशिकाएं बनती हैं, ये भ्रूणीय कोशिकाएं बनती हैं और ये सारी की सारी विभजोतक होती है। ये सारी की सारी कैसी होती है, विभजोतक। ये सारी की सारी कैसी होती है, विभजोतक। तो शुरुआत में प्राक विभजोतक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। शुरुआत में क्या होती है, प्राक विभजोतक कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं कौन सी हैं, प्राक विभजोतक। और प्राक विभजोतक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, भ्रूण में। कहाँ पाई जाती है, भ्रूण में। ठीक है, यह कोशिकाएं आगे जाकर प्राथमिक विभजोतक कोशिका में बदल जाती हैं। देखो आप, ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी है, प्राथमिक विभजोतक कोशिकाएं। ये शीर्ष भागों में चली गई। ये अंतर्वेशी कोशिकाएं, यहाँ पर ये अंतर्वेशी कोशिकाएं जो बीच बीच में आके चली गई, बीच बीच में आकर यहाँ पे धस गई, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं प्राक विभजोतक कोशिकाएं, ये बदल जाती हैं प्राथमिक विभजोतक कोशिका में, प्राथमिक विभजोतक कोशिका में। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से इधर देखो। जो प्राथमिक विभजोतक कोशिकाएं हैं, यह प्राथमिक विभजोतक कोशिकाओं में से ही कुछ कोशिकाएं लगातार स्थायी होती जा रही है और पीछे की तरफ स्थायी कोशिकाओं का निर्माण करती जा रही है।
यही प्राथमिक विभज्योतक कोशिका जो कि प्ररौह शीर्ष वाले भाग में उपस्थित है, मूल के शीर्ष वाले भाग में उपस्थित है। ठीक है, तो मूल के शीर्ष भाग एवं प्ररौह के शीर्ष भाग में जो प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं और स्थायी विभज्योतक का निर्माण करती हैं। तो यही कोशिकाएं स्थायी हो जाएंगी और किसका निर्माण करेगी? स्थायी कोशिका का। किसका निर्माण करेगी? स्थायी कोशिका का। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक स्थायी ऊतक। तो प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं, और इन प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाओं में जब विभेदन हो जाता है, इनमें जब विभेदन हो जाता है तो ये बदल जाती हैं प्राथमिक स्थायी ऊतक में। इसको ऊतक कर देते हैं, यहां पर भी इसको ऊतक कर देती हूँ, कोशिकाओं का समूह ही है तो इसको ऊतक कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर ये प्राथमिक स्थायी ऊतक बन गया। ठीक है, जब आवश्यकता पड़ती है तो यही प्राथमिक स्थायी कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती। इधर देखिए, ये तो पूरी प्राथमिक वृद्धि है, ये जो पूरी वृद्धि मैंने बताई है वो इसी की बताई है, और यहां तक तो अभी प्राथमिक वृद्धि हो रही थी। यहां तक जो भी वृद्धि हो रही थी ये सारी की सारी क्या थी? प्राथमिक। और प्राथमिक वृद्धि में कौन सा ऊतक है? प्राथमिक विभज्योतक। और प्राथमिक विभज्योतक के अलावा ऐसी कोशिकाएं जिन्होंने एक संरचना बना ली, जैसे कि अधिचर्म, ये एक संरचना बन गई, अधश्चर्म ये एक संरचना बन गई, वल्कुट बन गया, एंडोडर्मिस बन गया, परिरंभ बन गया, संवहन पूल बन गया, पित्त बन गया, मेडुला बन गया। तो ये सारी संरचनाएं किसकी बनी है? प्राथमिक स्थायी ऊतक की। किसकी बनी है? प्राथमिक स्थायी ऊतक की। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे द्वितीयक वृद्धि होती है, क्या होती है यहाँ पे? द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि किसकी वजह से होती है? द्वितीयक विभज्योतक कोशिकाओं की वजह से। द्वितीयक वृद्धि किसकी वजह से होती है? द्वितीयक विभज्योतक कोशिकाओं की वजह से। तो जो प्राथमिक स्थायी कोशिकाएं थी, प्राथमिक स्थायी कोशिका, जैसे ये प्राथमिक स्थायी कोशिका है, यहाँ पर ये प्राथमिक स्थायी कोशिकाएं हैं, इन्हीं प्राथमिक स्थायी कोशिकाओं के पुनर्विभाजन से क्या बनती है? द्वितीयक विभज्योतक कोशिका। जैसे ये क्या है? कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क कैम्बियम द्वितीयक विभज्योतक कोशिका है। कॉर्क कैम्बियम क्या है? द्वितीयक विभज्योतक कोशिका। उसी तरह से ये यहाँ पर इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, तो जो इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम है, यह इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम भी क्या है? द्वितीयक विभज्योतक कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः अंतरा होता है, तो आप करेक्ट करना बुक में देखकर, ये अंतः है या अंतर या अंतरा होता है, तो ये आप मेरे ख्याल से ये अंतर है, ये अंतरपूल है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि प्राथमिक स्थायी ऊतक से, इधर आ जाइए, प्राथमिक स्थायी ऊतक से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक स्थायी ऊतक से निर्माण होता है यहाँ पर द्वितीयक विभज्योतक कोश ऊतक का। द्वितीयक विभज्योतक ऊतक बाद में बदल जाता है द्वितीयक स्थायी ऊतक में। द्वितीयक स्थायी ऊतक में अब प्राथमिक विभज्योतक से प्राथमिक स्थायी ऊतक बनना, प्राथमिक विभज्योतक से प्राथमिक स्थायी ऊतक बनना, विभेदन। प्राथमिक स्थायी ऊतक से द्वितीयक विभज्योतक ऊतक बनना, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विविभेदन। इसे हम क्या कहेंगे? विविभेदन। विविभेदन, विभेदन। और द्वितीयक विभज्योतक ऊतक से द्वितीयक स्थायी ऊतक बनना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यहाँ पर पुनर्विभेदन। इसे हम क्या कहेंगे? पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन। देखो आप, विभेदन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। विभेदन को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। विभेदन को कहते हैं डिफरेंशिएशन।
विभेदन को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, पूरा आप लिख लेना। पुनर्विभेदन को कहेंगे यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन, दोबारा हो रहा है डिफरेंशिएशन तो इसको हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बार फिर देख लो, आसान सी चीज़ें थी। सबसे पहले प्राथमिक विभज्योतक ऊतक देख लो आप कहाँ पर है, प्राथमिक विभज्योतक यहाँ पर है, ये प्राथमिक विभज्योतक है, ये पूरा का पूरा प्राथमिक विभज्योतक है। यही प्राथमिक विभज्योतक की कोशिकाएं संरचनाएं बनाकर स्थायी हो जाती है। तो यही प्राथमिक विभज्योतक की कोशिकाएं ये संरचनाएं बना ली है, ये सारी की सारी संरचना बना ली, तो ये कैसे हो गई, स्थायी हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक स्थायी। ये सारी संरचनाएं क्या है, प्राथमिक स्थायी ऊतक है। अब जब इनमें दोबारा विभाजन हुआ, इनमें क्या हुआ, दोबारा विभाजन हुआ, तो दोबारा विभाजन से ये क्या बन गई, द्वितीयक विभज्योतक। तो द्वितीयक विभज्योतक कौन कौन सा है, ये इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम क्या है, द्वितीयक विभज्योतक है। कॉर्क कैम्बियम क्या है, द्वितीयक विभज्योतक है। ठीक, और जब ये स्थायी हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे द्वितीयक स्थायी ऊतक। और इनके विभेदन और पुनर्विभेदन और इनके विभेदन को यहाँ पर मैंने बता दिया। आप ध्यान से देखो, इधर फिर दोबारा देख लो, इधर से बता देती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो इधर से बता देती हूँ। ये क्या है, प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक में क्या हुआ, देखिए ये प्राथमिक विभज्योतक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्राथमिक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक। ठीक, इसमें क्या हुआ, विभेदन, इसमें क्या हुआ, विभेदन। विभेदन से किस में बदल गई, प्राथमिक स्थायी में, प्राथमिक स्थायी ऊतक। प्राथमिक स्थायी ऊतक में दोबारा क्या हुआ, विभेदन, विभेदन। ये किस में बदल गई, कॉर्क कैम्बियम, ये इसके भाग हैं, ठीक है, अंतःपूलीयधा, ये विभेदन से बने हैं। ठीक, अब इसमें दोबारा क्या हुआ, ये विभेदन से ये प्राथमिक स्थायी और फिर ये क्या बनाएंगे, द्वितीयक विभज्योतक। ये किस में बदल गई, द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक में दोबारा क्या होगा, द्वितीयक विभज्योतक में दोबारा यहां पे होगा पुनर्विभेदन, पुनर्विभेदन, और इसके पुनर्विभेदन से क्या बनेगा, द्वितीयक स्थायी ऊतक, द्वितीयक स्थायी ऊतक। इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक और प्राथमिक स्थायी और द्वितीयक स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्राथमिक में कौन कौन से भाग आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से भाग आते हैं। सबसे पहले बात करें प्राथमिक विभज्योतक, ये प्राथमिक विभज्योतक है, प्राथमिक विभज्योतक। तो प्राथमिक विभज्योतक में कौन कौन सा विभज्योतक आता है, इधर देखिए, प्राथमिक विभज्योतक में कौन कौन से भाग आएंगे, ध्यान से देखना। प्राथमिक विभज्योतक में आता है एक तो ये प्ररोह शीर्ष के भाग, प्ररोह शीर्ष, प्ररोह मूल शीर्ष, ये दोनों, प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, मूल शीर्ष, ये सारे किसके बने हैं, प्राथमिक स्थायी ऊतक के। प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, ये किसके बने हैं, प्राथमिक स्थायी ऊतक के। स्थायी नहीं, प्राथमिक विभज्योतक कहाँ गया, ये रहा, प्राथमिक विभज्योतक के, प्राथमिक विभज्योतक के, ठीक है। और क्या बना है इस प्राथमिक विभज्योतक ऊतक से, और क्या बना है, ये अंतर्वेशी, अंतर्वेशी भी कौन सा है, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक भी कौन सा है, प्राथमिक,
अंतर्वेशी विभज्योतक भी कौन सा है? प्राथमिक। और तीसरा, इधर आ जाओ, इधर देखो, तीसरा जो संवहन एधा है, ये संवहन पुल की एधा, इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम ये जो संवहन पुल के बीच में है, ये भी प्राथमिक वृद्धि हुई थी तभी बनी थी, तो ये भी कौन सी है? प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है? इंट्रा है या इंटर है? इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम प्ररोह मूल के शीर्ष भाग, प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, अंतर्वेशी विभज्योतक। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम का जो होता है संवहन पुल का जो एधा होता है, लिख देती हूँ यहाँ पे, संवहन पुल का एधा, संवहन पुल एधा। ये तीनों संरचनाएं, ये तीनों की तीनों किससे बनी है? प्राथमिक विभज्योतक से बनी। लिख लो इसको, ये किससे बनी है? प्राथमिक विभज्योतक से बनी है। ये तीनों संरचनाएं किससे बनी है? प्राथमिक विभज्योतक से बनी है। क्लियर है ये? अब आता है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक, ये रहा द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक में कौन कौन सी संरचनाएं आएंगी, देख के बताओ। ये चित्र है आपका, और यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि के लिए दो संरचनाएं मैंने बताई है जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन सी बताई थी? एक बताया आपको ये वाला द्वितीयक विभज्योतक में, एक आपको बताया यहाँ पे कॉर्क एधा, ये कॉर्क कैम्बियम। कौन सी है ये? कॉर्क कैम्बियम। ये बीच में जो पेड़ है ना, ये पेड़ बहुत ज्यादा रोड़ी ला रहा है, इसको हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? कॉर्क काग एधा, काग एधा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और दूसरी कौन सी कैम्बियम है? ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ये दोनों ही किस में आ जाती है? द्वितीयक विभज्योतक में आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर द्वितीयक विभज्योतक में क्या क्या आ गया? एक तो आपके क्या क्या बताया मैंने? कॉर्क काग एधा, काग एधा। और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपके, दूसरा मैंने आपको क्या बताया? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस कंप्लीट पहली क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। इसमें आप बिल्कुल, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो नोट्स को लिख लिख के देखो, ठीक है, पूरे डायग्राम बनाकर सोचो, तब जाके आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियर होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 3 दिशाओं में, 3 डायमेंशनल चैप्टर है ये, राइट। तो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने से तो ये समझ में नहीं आता है, और मैंने इसीलिए यहाँ पर शुरुआत में ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप बिल्कुल नोट्स ज़रूर बनाना, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे अभी वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी हम पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक कोशिकाओं, विभज्योतक ऊतक के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।